हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस के चौथे पार्ट को देखेंगे, जिसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत हम देखेंगे कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका की भूमिका क्या है, कार्यपालिका की विशेषता देखेंगे और कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी बेसिक बता देते हैं आपको। जैसे हमारा जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये क्या है? सरकार के अंग है। इन्हीं अंगों के अध्ययन में हम पहले अध्ययन देख रहे हैं कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका, फिर न्यायपालिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पहले कार्यपालिका के अर्थ को समझते हैं। कार्यपालिका का अर्थ होता है, सीधा सा अर्थ होता है, जो नियम कानूनों को लागू करता है वो कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियम कानूनों को लागू करता है, कार्यपालिका कहता है। यानी कि जो नियम कानून लागू करता है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। इसके दूसरे पॉइंट की ओर देखते हैं। कार्यपालिका विधिका द्वारा स्वीकृति नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा, यानी विधायिका क्या? हमारा संसद। जैसे कि आपको पता होगा, संसद के द्वारा ही देश के कानून बनते हैं और राज्य का कानून विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो नियम कानून बन रहे हैं उनको लागू करना इनका जिम्मेदारी होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री तथा पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब ऐसा तो नहीं, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस भारत को चलाने के लिए, नियम कानून को बनाए रखने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है। इनमें से हमारा जो संगठन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक ढांचा, यानी कि जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं वो इनमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे कार्यपालिका के अंग भी हो सकते हैं और कार्यपालिका के भाग भी है। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को शामिल किया जाता है। यानी कि दो कार्यपालिका होता है। हमारा जो कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी किसको बोलेंगे? राजनीतिक कार्यपालिका। जैसे कि हमको शब्दों से पता चल रहा है, राजनीतिक कार्यपालिका है वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत हमारा कौन कौन से आते हैं? जो हमारा मंत्री, विधायक, ये सब क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका है। इनके द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारा सड़क का निर्माण करना हो या हमारे पुल बनाने हो, हाईवे बनाने हो, तो ये सब कार्य जो करते हैं हमारे, वो हमारा मंत्री द्वारा किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री यहाँ लोकार्पण करने जा रहे हैं, ये सौगात देने वाले हैं, तो ये कई होते हैं, ये मंत्री कार्यपालिका के द्वारा ही कार्य करते हैं। यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा हमारा काम होता है। राजनीतिक कार्यपालिका, जैसे नाम से ही बताया था कि राजनीतिक कार्यपालिका में वो मंत्री आते हैं, सरकार के प्रधान और उसके मंत्री आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत हमारा उसके प्रधानमंत्री और उसके मंत्री आते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई कानून बन जाता है या कुछ किसी प्रकार की राज्य या देश में दंगा फसाद या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो इसको किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ विभाग के मंत्री को बताया जाता है। ठीक है, सरकार की नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कार्यपालिका का कार्य क्या है? वो कोई क्या नियम बना रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं, कौन प्रकार की व्यवस्था है उसके पास, इनके लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि उसको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखना इनका जिम्मेदारी है। कार्यपालिका के अंदर जो होते हैं हमारे सांसद, मंत्री, नेता, इनको क्या होता है? उनको देश व्यवस्था, शासन व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, आपको आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले तरफ। अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी, जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है अस्थायी मतलब परमानेंट। ये ना कहीं जाते हैं, एक जगह टिके रहते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा सिविल सेवा के सदस्य, जैसे कि हम जानते हैं यूपीएससी, कई बार देखा होगा आपने, कलेक्टर, डीएम, आईएएस, ये सब क्या है? ये देश की शासन व्यवस्था में अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कहने का मतलब है इन्हीं के भरोसे देश की शासन व्यवस्था चलती है। आपने देखा होगा मंत्री, कई बार मंत्री क्या होता है? अनपढ़ होते, उन्हें कुछ अंगूठा छाप होते हैं, लेकिन फिर भी वो देश को चलाते हैं। कैसे? उनका कारण है कि उनके साथ एक सिविल अधिकारी या उनके, आपने सुना होगा कि मुख्य सचिव, उस डिपार्टमेंट से जुड़ा एक सचिव होता है जो सिविल सेवा के अधिकारी ही होते हैं। रोज रोज के प्रशासनिक के लिए जिम्मेदार। आपने देखा होगा कि एक डीएम के अंदर, आपने सुना होगा कि एक डीएम होता है, वो एक जिला का मालिक होता है, तो वो सिविल सेवा का अधिकारी होता है। वो रोजमर्रे के जीवन से जुड़े समस्याओं को देखने के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। तो इन्हीं के कंधों पे होता है शासन व्यवस्था चलाना। ठीक है, कार्यपालिका के नाम। अब कार्यपालिका के अंतर्गत हमारा क्या आता है? राष्ट्रपति और चांसलर, कई कई देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार, यानी कि कार्यपालिका के दो प्रकार हैं। एक हो जाएगा हमारा सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली,
दूसरा हो जाएगा एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली सिद्धांत वाली प्रणाली। सामूहिक प्रणाली के अंतर्गत दो चीजें आती है हमारा, एक हो जाएगा हमारा संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा हो जाएगा हमारा अर्ध आज्ञात्मक शासन प्रणाली। अब इसकी विशेषता का देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली, जैसे कि हम जानते हैं भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यानी कि आप जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सरकार का जो प्रमुख होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र के लिए हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बहुमत दल का नेता, यानी कि संसद में बहुमत दल का नेता सरकार बनाती है। जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार चलाता है, जिसके पास अगर बहुमत खो देता है वो सरकार चलाने में असफल रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुमत अगर खो देते हैं तो सरकार चली जाती है। अपने राज्यों में देखा होगा, जैसे कि पिछले चुनाव में हमने देखा था मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बहुमत ना होने के कारण वो असफल रही और उसके वहाँ बीजेपी की शासन व्यवस्था आ गई थी। उसी प्रकार से देश में होता है, अगर संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत अगर शासन व्यवस्था खो देती है, यानी कि बहुमत खो देता है, तो अपना सरकार नहीं चला पाती है। ठीक है। संसद के प्रति जवाबदेह, यानी कि जो हमारा संसदीय शासन प्रणाली है उसके संसद के प्रति जवाबदेह होती है हमारी सरकार। ठीक है। देश का वास्तविक सरकार हमारा प्रधानमंत्री, देश की जो वास्तविक सरकार होती है, यानी कि जो कार्य करता है वो हमारा प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति हमारा नाम मात्र का सरकार होता है, सिर्फ वो नाम मात्र के लिए ही नियुक्त होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है। जैसे कि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो भारत में, जापान में, जर्मनी में भी चल रहा है। अब दूसरे पॉइंट के देखते हैं। इसी सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली के अंतर्गत हम दूसरा हमारा अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। हमने क्या देखा था यहाँ पर, भारत में क्या है कि हमारा जो प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है हमारा शासन व्यवस्था के अंतर्गत, वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अर्ध आध्यात्मक सरकार में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। यानी कि दोनों सेम ही है, प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है, इसमें भी प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है, लेकिन इसमें भी दोनों सेम है। दोनों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली हमारा प्रत्यक्ष, यानी कि हम प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट चुनते हैं, 5 साल के अंतर्गत चुनाव होते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट संसद चुनते हैं, उसके बाद संसद के समूहों के द्वारा हमारा प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। अर्ध आध्यात्मक में क्या होता है हमारा, संसद और मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद जवाबदेह होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। अगर कोई एक चीज कार्य कर रहे हैं उसके प्रति उसको जवाब देना होता है। ये जो अर्ध आध्यात्मक सरकार व्यवस्था है ये हमारा फ्रांस और रूस में है। ठीक है। अब अगले भाग की ओर देखते हैं। अब जैसे कि हमने सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत वाली के बारे में पढ़ लिया, इसके अंतर्गत दो आते हैं सरकार हमारा, संसदीय शासन प्रणाली और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब हम देखेंगे एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। हमने जाना कि कार्यपालिका हमारा 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, जिसके अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है। पहला संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा अर्ध आध्यात्मक शासन प्रणाली। अब ये दूसरे भाग के अंतर्गत है एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली पर आधारित सिद्धांत पर शासन व्यवस्था, जिसमें आता हमारा अध्यक्षात्मक। जैसे कि आपको नाम से ही पता चला होगा कि एक व्यक्ति के नेतृत्व, यानी एक व्यक्ति इसका नेतृत्व करता है। इसमें राष्ट्रपति, तो इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, वह सरकार का प्रमुख होता है और वो सरकार का भी प्रमुख होता है। जैसे कि हम संसदीय शासन व्यवस्था में देखें तो कौन थे, वो हमारा प्रणाली के अंतर्गत हमारा प्रधानमंत्री प्रमुख था सरकार का, और यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति ही हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष होता है, यानी कि जनता डायरेक्ट उसको चुनती है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, संसदीय में क्या हो जाता है हमारा कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, हमारे विधायक के द्वारा किया जाता है और संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जनता डायरेक्ट चुन के भेजती है उसको। वह विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, लेकिन वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है मंत्री, सांसद जो होते हैं उनके, प्रधानमंत्री उसके जवाबदेह होते हैं किसके प्रति, संसद के प्रति। तो अगले भाग में देखेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दूसरे भाग को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और चैनल से जुड़े रहें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।